आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दिन गया है, दिन तो मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, कभी कोई एक ऐसा घंटा भी गया है कि जब आपने हाथ में मोबाइल ना लिया हो, किसी न किसी तरह से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया हो? नहीं ना? हर रोज़ करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपको आसानी से ये जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सारी सेवाएँ मिल रही है, आपके मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप सारे ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, इन सब के पीछे कौन है वो अथॉरिटी, कौन है वो रेगुलेटर जो इन्हें पूरी तरह से देश भर में चलाता है? क्योंकि कई बार आपको समस्याएं भी होती है, स्पैम कॉल्स आते हैं, अनचाहे कॉल्स आते हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं, टेलीकॉम कंपनी आपकी सुनती नहीं, तो आप ये सोचते हैं कि इसकी सुनवाई किसके पास है, कहाँ जाकर गुहार लगाएं? तो आज हम आपको ऐसे ही रेगुलेटर से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी शायद ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टेलीकॉम अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। जी हाँ, इसके चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और मैं जरा उनका परिचय आपको दे दूं। आपने 37 साल तक इंडियन रेलवेज में अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी है। अगस्त 2023 में आप रिटायर हुए थे रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन के पद से। उसके बाद तुरंत ही जनवरी 2024 से आप ट्राई के चेयरमैन बन गए। ग्वालियर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। आईआईटी रुड़की से आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड अनिल कुमार लाहौटी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ढेर सारे सवाल हैं सर मेरे पास आपके लिए, क्योंकि मैं सारे देश भर के कंज्यूमर्स का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और वो बहुत कुछ आपसे जानना समझना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत इस बात से करता हूं कि आमतौर पर लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि स्पैम कॉल आ रहा है, मैं तो नहीं चाहता कि फ़ोन आए, ठीक है, कहीं कुछ डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, पता चला कि अगर मुझे कुछ सर्विसेज बराबर नहीं मिल रही है, नेटवर्क अच्छा नहीं है, मैं कंप्लेन करता हूं तो उसकी सुनवाई नहीं होती। ट्राई, आप रेगुलेटर हैं पूरी स्पेस के, ट्राई का क्या कुछ काम चल रहा है इस बारे में, आप क्या कुछ नए बदलाव करने जा रहे हैं, सबसे पहले वह समझाएं। देखिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और कंज्यूमर को सही क्वालिटी की सेवा मिले, उचित दर पे मिले, ये ट्राई की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है और इसको हम सर्वोपरि रख के चलते हैं। और इसके लिए हमने क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में नियम बनाए हैं और उनको समय समय पर हम अपग्रेड करते हैं आवश्यकता अनुसार। और हाल ही में टेलीकम्युनिकेशन सुविधाओं के लिए हमने जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के रेगुलेशन है उसमें पूरा बदलाव करके उनको आधुनिक बनाया है और स्ट्रिंजेंट बनाया है और उसमें बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है ताकि कंज्यूमर्स को प्रॉपर क्वालिटी टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं की मिल सके। जो स्पैम के बारे में आपने चर्चा की, तो उसके बारे में ट्राई ने बहुत ही सुदृढ़ एक व्यवस्था बनाई है जो कि टेक्नोलॉजी पर आधारित है। देश भर में प्रतिदिन लगभग 11,000 करोड़ कॉल्स या एसएमएस का संचार होता है। और तो इस संचार में स्पैम की समस्या यदि आ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और इसमें हमने इसको 2 तरीके से हैंडल करते हैं जी। एक तो जो टेलीमार्केटर्स के जरिए मार्केटिंग कॉल होती हैं उसमें स्पैम ना हो, इसके लिए हमने ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। ओके जी। और जो तो इसके माध्यम से जो प्रत्येक टेलीमार्केटिंग कॉल या एसएमएस है वो इस डीएलटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाता है और जिस कंज्यूमर ने अपना जो मार्केटिंग कॉल को ब्लॉक किया हुआ है उसकी कॉल्स वहाँ पर रुक जाती हैं। प्रायः हमने देखा है कि बहुत से लोग जो पर्सनल नंबर हैं, व्यक्तिगत नंबर हैं, मोबाइल नंबर हो, लैंडलाइन नंबर हो, उनका दुरुपयोग करके या मिसयूज़ करके व्यावसायिक कॉल करते हैं जी। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने का प्रावधान किया है और इसको हमारे सभी मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने पिछले लगभग 1 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये तंत्र लगा दिया है। तो उसके जरिए यदि कोई भी कॉल स्पैम या मैसेज स्पैम आइडेंटिफाई होता है तो कंज्यूमर को उसकी वार्निंग मिल जाती है। तो प्रतिदिन लगभग 40 करोड़ कॉल या एसएमएस को या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या उस पर वार्निंग जाती है कि ये स्पैम संभावित है। इसका मतलब है कि हमें प्रति 1 करोड़ वॉइस और एसएमएस के संचार के बीच केवल 1 शिकायत
स्पैम की प्राप्त होती है। तो इस सुदृढ़ तंत्र का ये प्रभाव है कि अल्टीमेटली हमको 11,000 कॉल और एसएमएस के अगेंस्ट जो प्रतिदिन जो स्पैम की शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी संख्या केवल 13,000 है। लेकिन एक चीज और जो आपने हमें हाल ही में की, मैं उस पर जानना चाहता हूँ, चूंकि हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आपने डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन पे आपने हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पहले तो ये समझाएं सर कि ये डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन है क्या, कैसे काम करेगा और इसको लागू करने के पीछे ट्राई का इरादा क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ट्राई ने उठाया है। तो आज डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री में जो प्रावधान है, कोई भी कंज्यूमर सेक्टर वाइज मार्केटिंग कॉल्स को रोक सकता है। जैसे उदाहरण के लिए फाइनेंशियल सेक्टर से यदि वो मार्केटिंग कॉल नहीं चाहता तो उसको ब्लॉक कर सकता है, रियल एस्टेट सेक्टर से नहीं चाहता तो उसको ब्लॉक कर सकता है, इत्यादि। लेकिन उसमें यह भी प्रावधान है कि यदि वो कंज्यूमर चाहता है कि मुझे मान लीजिए कि सामान्यतः सारी बैंक से कॉल नहीं चाहिए, बट एक पर्टिकुलर बैंक जिसका वो सब्सक्राइबर है उससे वो चाहता है कि मुझे मार्केटिंग कॉल या ऑफर्स आए या उसको कोई लोन लेने में इंटरेस्ट है और वो ऑफर्स जानना चाहता है तो वो उसकी परमिशन दे सकता है जी। अब लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो कंसेंट लोगों ने दी हुई है ये प्राय फॉर्म भरते समय दी हुई हैं या उनकी विभिन्न ब्रांचेस पे अलग अलग स्थानों पे दी हुई हैं। और जब इन कंज्यूमर्स को ये मार्केटिंग कॉल आती है तो इनके खिलाफ हमें कई शिकायतें प्राप्त हुई। तो जब उन शिकायतों को इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो कंसर्न जो भी एंटिटी थी, चाहे बैंक हो चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास तो कंज्यूमर का कंसेंट अवेलेबल है। अब ये कंज्यूमर को पहली चीज तो इसकी पूरी जानकारी नहीं है और वो उसको आसानी से रिवोक नहीं कर सकता। तो कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए, यानी उसको ये ट्रांसपेरेंटली विजिबल हो कि उसने कौन कौन सी एंटरप्राइजेस को ये कंसेंट दे रखी है कि वो उसको मार्केटिंग कॉल कर सके और वो जब चाहे उस सुविधा को रिवोक कर सके, ये एम्पावर करने के लिए हम डिजिटली इसको डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन का प्रावधान कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि सारी जो हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था है उसमें सभी एंटरप्राइजेस के पास लीगेसी कंसेंट्स हैं जो उन्होंने पहले से ली हुई है। तो उसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाए, तो विस्तृत चर्चा हम लोगों ने सभी से की और उसके बाद में निर्णय लिया गया कि जो इनके पास लीगेसी कंसेंट्स हैं वो इनको मतलब जो एंटरप्राइज है वो सर्टिफाई करके अपलोड कर सकती है और उसके बाद में कंज्यूमर को जब वो विजिबल हो जाएगी तो वो उसको रिवोक कर सकेगा। ये डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन की व्यवस्था है। वो जब ये एक बार लागू हो जाएगी उसके बाद फर्दर जो भी कंसेंट्स होंगी वो केवल डिजिटल। तो कब तक लागू करने का इरादा रखते हैं साहब? क्योंकि इसमें तो मेरे पास पावर आ जाएगा, मैं एज ए कंज्यूमर देख रहा हूँ मैंने किसको अनुमति दी है, मेरी मर्जी है बंद करनी मैं तुरंत कर दूंगा और आप उसको पूरी हमारी सहायता करेंगे कि ऐसा मैं कर सकूं। ये लागू कब करने वाले? पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जी। तो ये इसको लागू करने के लिए इसमें चूंकि ये बहुत मैसिव स्केल पे काम होगा तो इसमें सबसे पहले हमने एक पायलट प्रोजेक्ट लिया जी। और चूंकि जो सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन किसी भी कंज्यूमर के लिए है वो बैंक से होता है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट हमने बैंकिंग सेक्टर में लिया है और इसमें आरबीआई के सहयोग से हमने जो 11 बड़ी बैंक्स थी जिसमें कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई इत्यादि शामिल हैं, उनको इस पायलट प्रोजेक्ट में सहयोगी बनाया और उनके साथ हमारे जो 8 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी जुड़े। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो उसकी पूरी टेक्निकल व्यवस्था है वो उसको बनाया गया और वो बनाने के बाद इन्होंने टेस्ट कंसेंट्स उसमें अपलोड किए, जो कि ये पायलट प्रोजेक्ट हमने दिसंबर 2025 में लॉन्च किया। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया वो लार्जली सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, यानी उसमें टेक्निकली व्यवस्था ठीक पाई गई, एंड टू एंड डिलीवरी संभव हो पाई, वो इंटरऑपरेबल भी था, एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के बीच मैसेज जा सका। तो अब ये पायलट प्रोजेक्ट हमारा सफल हुआ है। अब इसको हम इन बैंक्स में पूर्ण रूप में लागू करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और उसके बाद हम पूरे बैंकिंग सेक्टर में लेके जाएंगे और उसके बाद जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है, यानी इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, पेंशन फंड कंपनी इत्यादि सभी को कवर करते हुए पूरा फाइनेंशियल सेक्टर हम कवर करेंगे और उसके बाद इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स में इसको लेकर, यानी कि कंज्यूमर के हाथ में एक बड़ा हथियार कि किससे उनको कॉल्स चाहिए, किनसे नहीं चाहिए, किनसे मार्केटिंग ऑफर्स चाहिए, स्पैम कॉल्स उनके हाथ में होगा तुरंत
वो देख सकेंगे किस किस को अप्रूवल दी गई है और बदलना चाहें तो तुरंत बदल सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी समस्या जो लाहौटी साहब है, देश के कंज्यूमर्स को बड़े बड़े महंगे महंगे घर खरीद लेते हैं। मुंबई की बात करूं, जो मैं मुंबई में रहता हूं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, पता चला कि वहाँ सिग्नल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैंने सुना है कि ट्राई कुछ बड़ा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है, इंडोर सिस्टम जिसे कहते हैं इन बिल्डिंग कनेक्टिविटी। ये क्या प्रोजेक्ट है और ये कैसे आम कंज्यूमर की समस्या को दूर करेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव ट्राई ने लिया है। जैसे जैसे हमारा डेटा कंजम्पशन बन रहा है, आज की तारीख में जो हमारे 5G यूज़र्स हैं, 4G 5G यूज़र्स हैं, उनका प्रतिमाह डेटा कंजम्पशन लगभग 28 GB के होता है, जो कि विश्व में हाईएस्ट स्तर पर के स्तर पर है। तो ये डेटा कंजम्पशन टेक्नोलॉजी, संचार टेक्नोलॉजी के विस्तार से संभव तो हो रहा है, लेकिन इसी के साथ में नया चैलेंज आ गया है इंडोर कनेक्टिविटी का। क्योंकि जो 5G टेक्नोलॉजी है, इसमें हम हायर फ्रीक्वेंसी के बैंड्स यूटिलाइज करते हैं, जिनमें कि ज़्यादा डेटा कैरी करने की कैपेसिटी, क्षमता है। जी जी। लेकिन ये जो हायर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं, सिग्नल्स हैं, इनके साथ में ये टेक्निकल दिक्कत है कि जब वो दीवार को या ग्लास को या कंक्रीट या स्टील को पार करते हैं, तो उस समय इनकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो उसका नतीजा ये है कि हमको इंडोर जो एक्सपीरियंस मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता। आपको बिल्डिंग के अंदर कई भागों में आपको सिग्नल अच्छा नहीं मिलेगा, विशेषकर लिफ्ट्स हैं, बेसमेंट्स हैं, आपकी पार्किंग एरिया है, वहाँ पे तो सिग्नल की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए अब आवश्यक ये है कि हम अपनी बिल्डिंग्स के अंदर भी जो डिजिटल कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। एक और जहाँ ट्राई का काम है कि कंज्यूमर्स को बेस्ट सर्विसेज मिले, दूसरी ओर टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, एक्सपांशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पैसे उन्हें भी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, और साथ ही हिंदुस्तान में जो है आप जैसे रेगुलेटर की वजह से टेलीकॉम सर्विसेज के दाम सबसे कम है पूरी दुनिया में। तो दोनों के बीच में किस तरह से आप बैलेंस बनाकर अच्छी सर्विसेज और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, हमारे लिए हमें दोनों चीज़ें देखना है कि इंडस्ट्री भी ग्रो करे, तभी वो सेवाएं प्रदान कर सकेगी, और कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और कंज्यूमर को प्रॉपर चॉइस मिले। तो हम इन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके हमें आगे बढ़ना होता है। इंडस्ट्री ग्रो करे, इसके लिए आवश्यक है कि हम उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करें, और इसके साथ ही ट्राई ने पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह की सिफारिश किए हैं या रेगुलेशन में प्रोविज़न किए हैं, जिसकी वजह से उनको जो बिज़नेस करने की सुविधा है वो बेहतर हो। ट्राई ने लगातार उनकी जहाँ पे लाइसेंस फ़ी अधिक थी उसको रेशनलाइज करने की सिफारिश की है। जो स्पेक्ट्रम प्राइसेस हैं, जिससे जो इनका एक बड़ा खर्च स्पेक्ट्रम की प्राइस से आता है, उसको रेशनलाइज करने की दिशा में ट्राई ने कार्य किया है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी बनी रहे, इसके लिए हमने ये भी प्रावधान किए हैं कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकें ताकि उनकी लागत कम आए, स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकें ताकि उनकी लागत कम आए। जो भी हम प्रावधान कर रहे हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि ये इनोवेशन फ्रेंडली हो, ताकि वो इनोवेट कर सकें और टेक्नोलॉजी से जो बेनिफिट्स ला सकते हैं सुविधाओं में या कॉस्ट कम करने में, वो आसानी से न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। तो ये प्रिंसिपल्स के आधार पे हमने रेगुलेशंस बनाए हैं और सिफारिशें की हैं सरकार को, ताकि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी वायबिलिटी बनी रहे, वो ग्रो करें और बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। बिल्कुल। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर भी आप ही के अंडर में आता है। स्पेशली ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर जो थोड़ा मुश्किल भरे समय से गुजर रहा है, धीमे धीमे टेलीविजन्स का दौर कम हो रहा है, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे में जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की चुनौतियां हैं उसको लेकर ट्राई की क्या अप्रोच है, आपकी क्या प्रायोरिटीज है, वो समझाएं सर। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर हो चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो कॉमन ही हैं कि हमको प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है। हम ऐसे रेगुलेशन या पॉलिसी बनाएं जिससे स्मॉल प्लेयर्स, जो छोटे प्लेयर्स हैं, उनको बिजनेस करने में दिक्कत ना आए, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले,
कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस में आना चाहता है, उसके लिए एंट्री बैरियर कम हो, वो आसानी से बिजनेस शुरू कर सके। ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और ये सब करते हुए हम कंज्यूमर को फेयर चॉइस प्रोवाइड करें और उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर हम ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को भी डील करते हैं। अब जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है, जैसा आपने कहा कि उसमें जो हमारा ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है या लीनियर टेलीविज़न है, वो उसके पास में आज की तारीख में चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां हैं राइज ऑफ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, यानी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का राइज हो रहा है, वो एक चुनौती है। और इसके साथ ही उनको चुनौती आती है कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, उनमें कुछ डिफरेंस है। तो ये दो चुनौतियाँ ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के सामने आती हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर सस्टेन करे और वो सुविधाएं प्रदान करता रहे और उसकी ये इंडस्ट्री वायबल रहे, इसके लिए हम लगातार जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे कार्य कर रहे हैं। जो रेगुलेशन है उनको जहां संभव है वहां ईज़ कर रहे हैं, ताकि ये लोग अपना कंप्लायंस बर्डन इनका कम हो सके, इसका हम लोग ध्यान कर रहे हैं। और ये इसके साथ में हमें ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में विशेष ध्यान रखना है कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड स्मॉल प्लेयर्स को प्रोवाइड करें, ताकि स्मॉल प्लेयर सबसे पहले अफेक्ट होंगे तो वो सर्वाइव कर सकें। इन तीन चीज़ों का हम विशेषकर ध्यान रखेंगे। आपने कुछ समय पहले ये कहा भी, जब स्पैम कॉल्स की बात हो रही थी, आपने कहा कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ट्राई यूज़ कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉक ऑफ द टाउन है और हर एक सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या चिंताएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या मौके हैं? अगले 3-5 साल में ट्राई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किस तरह से इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारी पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी में हर जगह आने वाला है, और ये कि बहुत मतलब सशक्त टेक्नोलॉजी आई है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हो सकती है, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकती है, जो कन्वीनियंस है, सुविधा है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। इसका विषय अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूं, तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज की सबसे पहली बात तो ये कि टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क को मैनेज ही करना एक बड़ी चुनौती होती है, जबकि उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। 24 घंटे डिफरेंट टाइप की ट्रैफिक डिमांड्स हैं, और उसमें जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जगह जगह मेंटेनेंस की चुनौतियाँ भी हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल जो नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए उसमें उपयोग हो सकता है। और जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल वर्कफ्लोज हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको प्लान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा उपयोग है। कंज्यूमर के एंगल से देखें तो कंज्यूमर के लिए बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है। और जो जैसा मैंने आपको बताया, स्पैम कॉल के डिटेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑलरेडी उपयोग हमने शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ऑल परवेजिव रोल है। और गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे नेटवर्क हैं, वो एआई नेटिव नेटवर्क्स होने वाले हैं, जिसमें कि एआई नेटवर्क में ही रहेगी और वो सुविधाएं प्रदान करने में सहयोग करेगी। लाहौटी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि टेलीकॉम और ब्रॉडकास्ट इकोसिस्टम में ट्राई का क्या रेगुलर विजन है? आप किस तरह से इसको रेगुलेट करना चाहते हैं आने वाले समय? और दूसरी बात है कि 6G की बात हो रही है, 5G के बाद हाई डिजिटल कनेक्टिविटी की भी बात हो रही है, इस पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, गोइंग फॉरवर्ड जैसे हम आगे भविष्य को देखते हैं, तो चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज जो समय के साथ आ रहा है कि अब वॉइस कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन और कंटेंट डिलीवरी, ये तीनों का पाइप समय के साथ एक होता जा रहा है। और ये तीनों चीज़ों का कन्वर्जेंस हो रहा है, कम्युनिकेशन का, डेटा सर्विसेज का, डिजिटल सर्विसेज का, और साथ ही कंटेंट डिलीवरी का। ये कन्वर्ज होते चले जा रहे हैं। तो ये सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जिसको गोइंग फॉरवर्ड हमें उसको रेगुलेशन में इसको ध्यान में रखना होगा। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, जो हम लोग ट्रेडिशनली जिस तरह से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को देखते आए हैं, वो अब समय के साथ वो
नेटवर्क इटसेल्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके हैं और ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से हायर स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेंगे। तो इसमें जैसे कि अब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, वो केवल आपको वॉइस कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन की सुविधाएं देने के बियॉन्ड ये आपको इवन स्टोरेज की सुविधा, कंप्यूट पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज, ये भी इन्होंने प्रावधान करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है और ये गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ने वाला है। तो जो टेलीकम्युनिकेशन हमारा सिस्टम है वो डिजिटल सर्विसेज भी प्रदान करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने आने वाला है। और जो 6G टेक्नोलॉजी है वो AI नेटिव होगी। तो 6G टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से जो AI को यूज़ करेगी और एक यूबिक्विटस कम्युनिकेशन सिस्टम हमको प्रोवाइड करेगी, जो कि बहुत अल्ट्रा हाई लेटेंसी होगा और हाई स्पीड होगा कम्युनिकेशन। तो ट्राई इन सब चीज़ों को देख करके जो पॉलिसी और रेगुलेशन निर्धारित कर रहा है वो फ्यूचर कम्युनिकेशन नीड्स को ध्यान में रख करके कर रहा है। जी, तो बिल्कुल लाहौटी साहब, हम उम्मीद करते हैं कि ट्राई जिस तरह से ब्लॉकचेन, AI, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 6G को लागू करने जा रहा है, डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन आप करने जा रहे हैं, और साथ ही सबसे बड़ी बात इंडोर इन बिल्डिंग जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उस पर ट्राई जिस तरह से बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, आई एम श्योर आप और हमें कंज्यूमर के तौर पर एक नया और बेहतरीन एक्सपीरियंस बहुत जल्दी हिंदुस्तान में मिलने वाला है इन सारी टेलीकॉम सर्विसेज का। इन्हीं उम्मीदों के साथ लाहौटी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने इन सारे मुद्दों पर बातचीत की जो आज हिंदुस्तान के हर एक टेलीकॉम कंज्यूमर के मन में है, जिनका आपने जवाब भी दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।